अच्छा जी, हम ये स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने बूम कर लिया, रिसेशन देख लिया, और बिजनेस में इम्पैक्ट भी क्या होगा उसका, वो भी साथ साथ ये हमने देखना होता है। तो अगर हमने रिसेशन पे बात की थी कि रिसेशन होगा तो लोगों के पास पैसे नहीं है, तो डिमांड भी नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो फिर प्रोड्यूस भी नहीं होगा, और बिजनेसेस जो हैं उनका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा, या फिर वो कीमत उनको कम करनी पड़ेगी, और कीमत कम करेंगे तब भी प्रॉफिट जो है वो कम ही होगा। अच्छा, फिर स्लम्प भी हमने देखा, बताया था आपको कि ये 6 महीने ज़रूरी है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली 6 महीने आपका जो जीडीपी है वो अगर फॉल कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये स्लम्प में गया हुआ है। रिसेशन भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन ये रिसेशन का टाइम पीरियड कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं है तो फिर ये प्रोलॉन्ग करेगा। अगर इकॉनमी नीचे चली गई हुई है स्लम के ऊपर, और अगर गवर्नमेंट एफिशिएंट है तो जल्दी से इकोनॉमी को स्लम से बाहर ले आएगी। अच्छा, और ग्रोथ जो है वो, अच्छा ग्रोथ जो है उसको रिकवरी भी बोलते हैं। फर्क ये है कि अगर स्लम के बाद आपकी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रॉफिट, तो उसको रिकवरी बोला जाता है। तो बस ये फर्क है, होती वो भी ग्रोथ ही है। तो और उसमें तमाम चीज़ें जो मैंने बात की आपको, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रॉफिट, ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये पॉजिटिव साइन है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और बिजनेस के लिए भी पॉजिटिव साइन है। और उसमें जैसे लिखा है हमने कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो इंटरेस्ट कम कर दिया। तो इंटरेस्ट कम करने से बिजनेसेस इंकरेज होते हैं और वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अच्छा, खाली ये एक एक्शन नहीं है, और भी एक्शन है। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, तो सब्सिडी जो है वो प्रोड्यूसर्स को इनकरेज करती है। तो उससे भी आउटपुट शुरू होगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो आगे फिर डिमांड खुद ही जनरेट हो जाएगी। और फिर इस तरह से इस सिलसिला चलने निकलेगा और इकॉनमी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो चले स्टेजेस हो गई। अब ये एक सवाल कि क्या रिसेशन हमेशा बुरी ही होती है? किन के लिए? बिजनेसेस की बात करें, उनके लिए अच्छी भी होती है रिसेशन। वो कैसे? एक तो ये कि रिसेशन में आइडियल टाइम होता है आपके पास कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि उस वक्त कीमतें ज़मीन के साथ लगी होती हैं। तो आप अगर उस वक्त खरीद लेंगे, लेकिन ये आपके लिए तब अच्छा है अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, जो आपका कोई प्लान नहीं है नियर फ्यूचर में इस्तेमाल करने के। तो आपको पता है यार ये पड़ा हुआ है तो बेहतर है प्रॉपर्टी ले लो, लैंड ले लो, और फिर हम 5-7 साल बाद, 10 साल बाद देखेंगे कि क्या हुआ। वो जो आपने प्रॉपर्टी फर्ज की 1 करोड़ की ली थी वो 10 करोड़ की हो गई। तो और फिर आपकी ऑफ कोर्स आपको फायदा हो गया उसमें, और आप उसको फिर बेच के ज़्यादा फाइनेंस भी, आप कैपिटल भी आपके पास आ जाएगा उस सूरत में। या फिर आपने वो जो लैंड और प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो जब रिसेशन से रिकवर होती है इकोनॉमी, तो आप उस लैंड और प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, या फॉर द एक्सपेंशन ऑफ जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है उसके लिए। दोनों सूरतों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये, लेकिन ऑफ कोर्स ये नहीं है कि पैसे लगा दिए और बाद में आपने कहा कि यार रिकवरी नहीं हो रही। तो आपको ये सोच कर रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में लगाना है कि भाई अभी नियर फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला, ये पैसा सिर्फ हमने इस्तेमाल करना है खरीदने के लिए, और उसके बाद वी हैव टू वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी इस्तेमाल करनी है। और आपके पास ये एक्सेस अमाउंट होनी चाहिए जो आपको, आपके इस्तेमाल में नहीं है, रेगुलर यूज में नहीं है। अच्छा, फिर डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स बढ़ जाती है, सारी बात है, इनकम जो गिर गई। और इंफीरियर गुड में तो ऐसे ही होता है, हमें पता है कि इनकम बढ़ने से जो इंफीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग नॉर्मल गुड्स ले नहीं सकते जो हाई क्वालिटी की आइटम्स हैं। तो फर्म्स फिर ये कर सकती हैं, कीमतें कम कर दें और क्वालिटी भी कम कर दें। तो उससे होगा ये कि उनका शायद प्रॉफिट जो है ना वो उतना ही मेंटेन कर पाए उसके आसपास, क्योंकि क्वालिटी भी कम कर दी है। तो लेकिन लोग बॉदर नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों के लिए अभी जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न है वो है प्राइस, जो पे नहीं कर सकते। तो कहते हैं क्वालिटी बेशक कम हो जाए तो आपके लिए ये एक मौका है कि आप इससे फायदा उठा सकते हैं।
लेकिन ये एक नुकसान भी हो सकता है कि आपने अगर क्वालिटी कम कर दी और आपका ब्रांड इमेज जो है वो एक हाई क्वालिटी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले ब्रांड के तौर पे मशहूर है, तो फिर ये इशू भी हो सकता है। मतलब उस वक्त ना हो, बाद में हो जाएगा कि कीमत इतनी कम कर दी है इन्होंने, तो ये तो पता नहीं शायद वर्थ बाइंग नहीं है, या आप अपनी टारगेट मार्केट को छोड़ रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या आपकी प्राइस कम करने से आपकी इमेज में तो इफेक्ट नहीं आ रहा, या आप कितनी प्राइस कम कर रहे हैं, तो ये इफेक्ट भी बिजनेस पे आ सकता है। फिर इंप्रूव रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, वो क्यों बना? इसलिए कि अब तो जॉब है नहीं, कहते जॉब तो है नहीं, तो एम्प्लॉय जो है कहेंगे भाई ठीक है, आप हमें जितने में जॉब देनी है दे दें, क्योंकि वर्कर तो निकल रहे हैं। और दूसरा, अनफेयर डिमांड, मतलब कि हमारी वेज बढ़ाएं या हमारी वर्किंग कंडीशन को बेहतर करें, ऐसी कोई डिमांड नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन है वो वीकेस्ट पोजीशन में होगी, क्योंकि एक तो ट्रेड यूनियन में वर्कर ही नहीं है, तो वर्कर को जब जॉब मिल ही नहीं रही, तो ट्रेड यूनियन में वो रहकर भी पार्ट बन के क्या कर लेंगे? और सारी तो पूरी इकोनॉमी अगर डूब रही है तो फिर ट्रेड यूनियन भी कुछ नहीं कर सकती। तो वो है आपके लिए बेस्ट टाइम कि आप निगोशिएट कर सकते हैं इन योर फेवर, वर्कर्स को हायर भी करें, वेज भी निगोशिएट कर लें, और उनसे आप जो काम भी है ना वो मैक्सिमम करवा सकते हैं। इवन के जो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी आपको आसानी से अवेलेबल होंगे, और वो भी एट अ रीजनेबल वेज। तो आप उसको यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और फिर वो कम कॉस्ट पे आप स्टिल आप ज्यादा कंपैरेटिव हो जाएंगे दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले में, और स्टिल आपके प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी क्योंकि आपने अपनी प्राइस को कम किया हुआ है। अच्छा, फिर डाउन साइजिंग में इंक्रीज एफिशिएंसी एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये क्या है कि आप डाउन साइजिंग क्या है? मैंने पढ़ा डाउन साइजिंग का मतलब कि आपने नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर दी, तो अब चूंकि डिमांड नहीं है तो कम कर दी आपने, और जब आप रिकवरी की तरफ गए यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब ये क्या सवाल हुआ, ये क्या बात हुई? जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एज बिजनेस कैन वर्क एट फुल कैपेसिटी रिड्यूसिंग ओवरहेड सच एज सैलरी, मतलब आपने पहले वर्कर ज्यादा रख लिए थे, अब वर्कर को निकालना आसान नहीं है बगैर किसी रीजन के। तो अब जब रिसेशन आया तो आपने वर्कर निकाल दिए, और आपको लगा कि कुछ वर्कर आइडल हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे आप उस तरह से, और सैलरी उनको दे रहे हैं, और कोई रीजन भी ऐसे खास नजर नहीं आ रहा। रिडंडेंट करेंगे तो रिडंडेंसी पेमेंट देनी पड़ेगी, पेमेंट नहीं देंगे तो अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो उस पर उसका इमेज खराब हो सकता है कि जी क्यों वर्कर्स को निकाल दिया, या आपने बेनिफिट के लिए निकाल दिया। अच्छे वर्कर माइट नॉट लाइक टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज की केयर नहीं कर रहे। तो उससे बचने के लिए आप जब रिसेशन में निकालते हैं तो कोई नहीं कहता, हर जगह ही निकल रहे होते हैं। तो लेकिन आप जब दोबारा से ग्रोथ होती है ना, तो आप वर्कर रखते नहीं है, आप वापस दोबारा वर्कर रखते नहीं है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, फर्ज किया आपने 100 वर्कर्स रखे हुए थे, और उसमें से आप ना कोई 80-90 वर्कर्स जो हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे होते थे, बाकी जो वर्कर है वो कभी काम कराया कभी नहीं कराया, और निकाला नहीं, जो मैं आपको बता दिया कि ये इश्यूज की वजह से। जब आप का रिसेशन आया, आपने वर्कर कम किए, और आपने वर्कर 80 कर लिए 100 से। अब जब दोबारा ग्रोथ शुरू हुई, तो आपने वर्कर बढ़ाए नहीं, वही जो वर्कर्स पहले फुल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहे थे, 80 जो आपने कर लिए हैं क्योंकि इतनी डिमांड नहीं थी, अब आप उनको फुल कैपेसिटी पे कहेंगे, यानी कि पूरे जो उनके वर्किंग आवर्स हैं उसमें वो प्रोडक्शन करते रहेंगे या अपने टास्क परफॉर्म करते रहेंगे। तो अब आप फुल कैपेसिटी पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। पहले फुल कैपेसिटी पे नहीं थे, रिसेशन में भी नहीं थे, लेकिन रिसेशन से जब आप ग्रोथ की तरफ गए, तो आपने बजाय के वर्कर्स रखे, आपने कहा वो जो वर्कर एग्जिस्टिंग हैं उनसे ज्यादा काम ले लिया जाए। इसका मतलब अब आपके वो वर्कर फुल टाइम बिजी हैं, तो आप फुल कैपेसिटी पे चलेंगे। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसीलिए कि अगर आप वर्कर्स रखे हुए हैं और काम नहीं करा रहे, तो वो तो कॉस्ट आपको वैसे ही पड़ रही है, उसका फायदा नहीं है आपको। तो आपने इसलिए, और पहले आपने वर्कर्स रख लिए हुए थे तो इसलिए आपके लिए वो प्रॉब्लम थी। तो जब आप की डिमांड बढ़ रही है तो आप
जब तक वर्कर्स को आप पुश कर सकते हैं कि भाई आप ही हमें मजीद जो है ना ये प्रोडक्शन करके दें, तो आपकी कॉस्ट जो है वो एक्चुअली कम हो जाएगी, क्योंकि ओवरहेड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और सैलरी का वर्ड इस्तेमाल किया, वो सैलरी जो आपको पे करनी ही करनी है, ज्यादा बनाए कम बनाए तो उनसे ज्यादा काम क्यों ना करा लिया जाए। रिसेशन में पहले कम करा रहे थे ना, अब रिकवरी हुई है तो आपने उनको कहा ज्यादा काम करें, तो इससे आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो ग्रोथ के पीरियड में भी कम रहेगी। ठीक है, और आपको कंपेरेटिव एडवांटेज हो सकता है। तो डाउन साइजिंग आपने देखकर करनी है, उतनी करें कि आपको बाद में वर्कर बढ़ाने ना पड़े। वरना अगर आप लेट से आपने डाउन साइजिंग ज्यादा कर ली है, मतलब 80 नहीं किए वर्कर्स आपने, आपने वर्कर 70 कर लिए, और बाद में जो रिकवरी शुरू हुई आपको पता चला यार 10 वर्कर और चाहिए, तो अब वो वर्कर सस्ते नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ग्रोथ शुरू हो गई है, रिकवरी शुरू हो गई है, चीजों की डिमांड बढ़ रही है, तो वर्कर की डिमांड भी बढ़ रही है, अब वो आपको महंगे ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आपकी डाउन साइजिंग भी एक अप टू अ सर्टन लेवल होनी चाहिए, ताकि उन्हीं वर्कर्स को जिस भी सैलरी पे रखा हुआ है आप उनको मजीद टास्क देके तो फुल कैपेसिटी पे काम करवा सकें, और आपकी एवरेज कॉस्ट कम रहे, इवन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो कंपेटिव एडवांटेज आपको आ जाएगा। प्राइस आप कम रखेंगे, बाकियों की ज्यादा होगी, तो लोग फिर आपसे ही लेना पसंद करेंगे जी। लेकिन सर ये करंटली वर्कर्स काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो लोग भी डिमांड करेंगे हाई होगी। जी ये भी एक क्वेश्चन आया कि अगर वो वर्कर जब रिकवरी शुरू हो गई है तो वो वर्कर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनसे आप काम तो कराएंगे ठीक है ज्यादा, क्योंकि पहले काम नहीं करवा रहे थे, अब जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है टाइम पीरियड है, तो वो भी तो कहेंगे ना कि हमारे भी वेज बढ़ाएं। बात ये है कि वो अगर उनकी वेज बढ़ाएंगे भी तो वो उतनी डिमांड नहीं करेंगे जितने कि एक वर्कर जो आप बाहर से रख रहे हैं, क्योंकि अगर एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसके अपॉर्चुनिटी तो काफी जगह आ रही है, तो वर्कर फिर देखेंगे यार कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो वो आपसे ज्यादा डिमांड भी कर सकते हैं कि यार चलो वहां भी ऑफर है वहां देख लेते हैं। लेकिन वो वर्कर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सेटल हुए हुए हैं, उन वो इतनी आसानी से स्विच करना नहीं चाहेंगे। तो अगर आप उनकी, क्योंकि पहले ऑलरेडी वो फेमिलियर है उस ऑर्गेनाइजेशन से, उन्हें पता है यहाँ हम काफी अर्से से काम कर रहे हैं, प्रमोशन के चांसेस भी हैं, तो नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां पता नहीं क्या एनवायरनमेंट होगा, फेमिलियर नहीं होंगे, और काफी अनसर्टनिटीज हैं। लेकिन जो वर्कर काम ही नहीं कर रहे उनको तो टेंशन नहीं है, जहां भी काम करेंगे उनके लिए तो नया एनवायरनमेंट ही है, तो वो फिर नई सैलरी आपसे मांग सकते हैं। पुराने वर्करों को थोड़ी सी भी ज्यादा देंगे तो वो कहेंगे ओके दे विल बी सेटिस्फाइड, तो इसलिए आपकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, एंड यूल हैव अ competitive एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अच्छा फिर आ गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा था लो इन्फ्लेशन, तो उसमें इन्फ्लेशन भी आ गई है। खैर ओ लेवल में तो काफी डिटेल में है, तो यहाँ पर भी ये जो दो वर्ड लिखे हुए हैं, जनरल एंड सस्टेन्ड राइज इन द एवरेज प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हम कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो कि इन्फ्लेशन फर्ज किया, क्योंकि इन्फ्लेशन ना परसेंटेज में बढ़ती है, 2%, 5%, 10%, 20%, तो उसमें आप ना ओवरऑल प्राइसेस का की एवरेज लेते हैं। और ये भी कि जनरल का मतलब होता है कि किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द आइटम्स। ठीक है, मेजोरिटी, खैर मैंने नीचे लिखा हुआ है लेकिन मैं चलें फिर भी लिख देता हूँ। मेजोरिटी ऑफ द आइटम जो एक एवरेज फैमिली बाय करती है ऑन रेगुलर बेसिस, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये जनरल है, और सस्टेन का मतलब है कि वो परसिस्ट कर रही है, मतलब ये कि वो बढ़ती ही जा रही है, ये नहीं है कि बढ़ गई तो उसके बाद रुक गई, रुक नहीं रही। हमारा नीचे भी मैंने यही एक्सप्लेन की हुई है ये बात, ये अच्छा इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है, अच्छा इन्फ्लेशन तो नाम ही प्राइसेस के बढ़ने का, तो अगर मैं ये कह दूं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ना भी बढ़ रही हो कीमतें तो तब भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इन्फ्लेशन है तो प्राइसेस बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, ये आपने ध्यान रखना है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं, ये इन्फ्लेशन होती है। तो इन्फ्लेशन को परसेंटेज में मैंने कहा था आपको हम मेजर करते हैं, और वो होता है रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो हम कहेंगे रेट और ज्यादा तेज हो गया, कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं लेकिन पहले से ज्यादा तेज है, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्राइसेस आर राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, यानी कि फास्टर देन बिफोर, जितनी पहले राइज हो रहा था कीमतों में उससे ज्यादा राइज हो रहा है। और अगर हम कहते हैं इन्फ्लेशन फॉल कर रही है, तो तब भी आपका रेट कम हो रहा है, प्राइसेस नहीं, तो प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं
लेकिन अब वो पहले से कम रेट से बढ़ रही। ये कंफ्यूज नहीं रहनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि पहले के मुकाबले में उनमें इजाफा उतना नहीं हो रहा, लेकिन प्राइसेस कम कहीं नहीं हो रही। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नीचे मैंने एग्जाम्पल भी एक दी हुई है, उसको आप उससे देख सकते हैं। वही जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसी को मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में फिगर्स की मदद से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन चाहे राइजिंग हो, इन्फ्लेशन चाहे फॉलिंग हो, या लो हो, या हाई हो। तो अच्छा, अब इसमें ना, अगर इन्फ्लेशन लो है, इसका मतलब इन्फ्लेशन जो है वो आहिस्ता, कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, लो इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अच्छा, अब आ गया, अगर इन्फ्लेशन राइजिंग है तो इन्फ्लेशन हाई है कि लो है ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कीमतें ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। इस तरह फॉलिंग इन्फ्लेशन अगर है तो इसमें भी पता नहीं हाई है कि लो है, लेकिन ये पता है कि पिछले साल के मुकाबले में कीमतों में उतना इजाफा नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि जब हम इन्फ्लेशन को हाई या लो कहते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास सर्टन लेवल्स हैं कि हम कहते हैं हाई तब होगी जब 10% या उससे ज्यादा होगी, और लो जो है वो तब कहलाएगी जब वो 5% से कम होगी। 5%, लेस देन 5%, चले बाहर, हम, और लेस, तो वो लो कहलाती है। तो राइजिंग और फॉलिंग तो और चीज है ना। वो तो है कि आपने कंपैरिजन करना है पिछले साल से, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी कीमतें जो है ना वो तेजी से बढ़ रही हैं या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, या पहले के मुकाबले में कम तेजी से बढ़ रही हैं। अच्छा, अगर कीमतें कम होनी हो तो फिर क्या होता है, वो ना यहीं पर ही, इन्फ्लेशन अगर कम हो तो उसको बोला जाता है, सॉरी, अगर कीमतें अगर कम हो तो उसको बोलते हैं डीफ्लेशन या नेगेटिव इन्फ्लेशन। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि इन्फ्लेशन जो है वो 10% है, तो इसका मतलब है अगर पहले प्राइसेस 100 थी तो भाई वो अब 110 हो गई नहीं। इस तरह ही है ना। और मैं अगर ये कहता हूं कि इन्फ्लेशन जो है वो आगे 10% से 8% पे चली गई, भाई कीमतें कोई नहीं कम हुई, वो अब 110 से 118 पे चली गई, तो बढ़ तो अभी भी रही, लेकिन अब बढ़ने का रेट कम हो गया ना, तो ये इन्फ्लेशन तो पॉजिटिव है। लेकिन मैं कहता हूँ -2%, नेगेटिव हो गई। अब कीमतें गिरेंगी, यानी कि अगर 100 थी आपका प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल की बात कर रहा हूं, तो वो 98 हो जाएगा। अब कीमत गिरती हुई नजर आएगी। तो अगर इन्फ्लेशन जीरो है तो इन्फ्लेशन का तो नाम ही है रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर जीरो हो जाए, सुई जीरो पे है, तो क्या मतलब है, भाई गाड़ी रुकी हुई है। इसी तरह इन्फ्लेशन जो है वो स्पीडोमीटर ही है प्राइस का। इन्फ्लेशन जीरो हो गई तो प्राइसेस ने बढ़ना बंद कर दिया, और कम ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, वो अब सेम रहेंगी। जीरो तो वैसे इन्फ्लेशन होती नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जीरो इन्फ्लेशन चाहती नहीं है। अगर जीरो हो गई तो भाई वो नेगेटिव भी होती है फिर, और जब इन्फ्लेशन नेगेटिव होती है ना, तो इसका क्या मतलब है कि इट इज अ साइन, यानी कि मोस्ट ऑब्वियस साइन होता है कि मुल्क के अंदर रिसेशन आ गया है। और रिसेशन आने का मतलब है तबाहियां, जीडीपी गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। तो ये और फिर गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, जितनी जल्दी करेगी उतनी जल्दी रिसेशन से निकल जाएगी। नहीं कर पाएगी, इफेक्टिव डिसीजन नहीं लेगी, पॉलिसीज का यूज नहीं करेगी, तो फिर वो फंस जाएगी ज्यादा अरसे तक। अच्छा, इसी तरह अगर हम इन्फ्लेशन की मेजरमेंट को देखें, तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स आरपीआई भी बोलते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स, लेकिन दोनों में स्लाइड सा फर्क है। लेकिन ए लेवल बिजनेस में एज सच वो पूछने वाली नहीं है, तो हम एक ही कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो इसमें आप करते क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इन्फ्लेशन परसेंटेज में निकालनी होती है, तो आप देखते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में कीमतों में कितने परसेंट चेंज आ रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही है, ऑफकोर्स कम हो रही है तो डिफ्लेशन होगी, बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ये जो टाइम पीरियड होता है ये 1 साल का होता है। 1 साल में आप देखते हैं कीमतों को क्या हुआ, कितने परसेंट इजाफा हुआ। और आप चीजें कौन सी लेते हैं, अब ये चूंकि स्टडी यूके की हो रही है ना, तो हम 600 आइटम्स को लेते हैं जिनकी कीमतों को देखा जाता है
कि क्या हो रहा है। और ये 600 आइटम कौन सी होती हैं, ये बकायदा सर्वे किया जाता है और ये देखा जाता है कि एक एवरेज फैमिली जो है वो ऑन रेगुलर बेसिस कौन सी चीजें बाय करती है, आटा चावल चीनी कपड़े जो भी है, तो उनको इस बास्केट में डाल दिया जाता है, यानी कि जो रेगुलर। अब इसका मतलब है कि अगर हम मोबाइल की, अब ये चेंज बास्केट चेंज होती रहती है तो लोगों का बाइंग पैटर्न भी चेंज होता है। कभी कोई लग्जरी थी वो नेसेसिटी बन गई है, तो फिर वो आप बास्केट में डाल रहे हैं, रेगुलर यूज में आ रही है। कोई चीज पहले लोग ओकेजनली खरीदते थे, अब नहीं खरीद रहे, तो फिर उसको आप निकाल देंगे बास्केट से, क्योंकि आपने बास्केट में वो चीजें डालनी है जो रेगुलर यूज और जो मेजोरिटी ऑफ द लोग खरीदते हैं। जानिए, तो मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो एवरेज फैमिली से ही बिलोंग करते हैं ना, अमीर तो हर मुल्क में थोड़े ही होते हैं। अच्छा, अब आप करते क्या है कि आपने जब ये 600 आइटम्स को ले लिया और उसकी एवरेज प्राइस भी ले ली, तो आप उस एवरेज प्राइस को कंपेयर करते हैं एक और साल के साथ। तभी पता चलेगा ना कितने परसेंट इजाफा हुआ। परसेंटेज तो निकलेंगे ऐसे जब आपको चेंज का पता चलेगा। तो चेंज आपने अगर देखना है तो, अगर फर्ज किया आपने 2024 की इन्फ्लेशन निकालनी है, तो फिर या तो 2023 से कंपेयर करें, एक तरीका ये। और एक तरीका है, आपने एक साल कोई आइडियल बना लिया है कि यार पाकिस्तान के बनने के बाद ना ये इतने साल में जो है ना वो कीमतें बड़ी स्टेबल थी, तो उस साल से कंपेयर करेंगे। वो आपकी मर्जी है। तो आप तभी देख सकते हैं कि यार अ, अभी जब से पाकिस्तान बना है ना तो इन्फ्लेशन में इतनी हो गई। ये आपके ऊपर है कि आप पिछले साल से कंपेयर करना चाह रहे हैं या किसी और साल को आपने सिलेक्ट कर लिया है, और उसको बोलते हैं, जिसको सिलेक्ट करेंगे कंपैरिजन के लिए उसको हम बोलते हैं बेस ईयर। और जिस साल की इन्फ्लेशन निकाल रहे होते हैं उस साल को बोला जाता है करंट ईयर। तो करंट ईयर के लिए जो करंट ईयर में जो प्राइसेस होती हैं उसको पी एन बोल देते हैं, और बेस ईयर की प्राइसेस जो उस साल जो चीजों की कीमतें होती हैं, एवरेज जो प्राइस लेवल, उसको पी नॉट बोल देते हैं। और नॉर्मली बेस ईयर लिया जाता है जहां पर आपकी एवरेज प्राइस 100 आ रही है। 100 ये शो कर रहा होता है कि उस साल प्राइसेस में कोई मेजर फ्लक्चुएशन नहीं आया, और कोई ऐसी नेचुरल क्लामिटी भी नहीं आई, कोई कंट्री स्टेट ऑफ वॉर में नहीं गया, कोई अर्थक्वेक नहीं आया, कोई इस तरह का कोई पेंडेमिक नहीं आया। तो ऐसा साल आप पिक कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक आइडियल ईयर माना जाता है, तो उससे कंपैरिजन सही बनता है। ऑफ कोर्स कंपैरिजन हमेशा आप चाहते हैं उससे साल से करें जो आइडियल था, ताकि आपको पता चले आप अच्छे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप पिछले साल से कर रहे हैं लेट्स से, और उस साल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी और इस साल थोड़ी कम हो गई, तो आप कंपेयर करेंगे, आपको तो अच्छा ही लगेगा कि यार अच्छा हो गया, तो अच्छा नहीं हुआ। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि आप किस साल से कंपेयर करना चाह रहे हैं। पहले आपको उस साल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो अच्छा साल था इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, और फिर कंपेयर करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला उसका अगर आपने निकालना हो तो ये लिखा हुआ है। पी एन हमने देख लिया क्या होता है, प्राइस ऑफ एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करंट ईयर, पी नॉट एवरेज प्राइस लेवल ऑफ बेस ईयर डिवाइड बाय एवरेज प्राइस लेवल ऑफ बेस ईयर एज वेल। अच्छा, इसको हम वैसे अगर कहें तो एट टाइम्स प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है, क्योंकि आप ना एवरेज ले रहे होते हैं सिर्फ प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, ठीक है ना। और इस तरह पी नॉट में भी आप ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी और वो निकाला भी हुआ आपको, इन्फ्लेशन 30% वैल्यूज लेके कि करंट ईयर 130 आपकी एवरेज प्राइस लेवल आ रहा है, और पी नॉट जो जिस साल से कंपेयर करें वो 100 है, तो आपका आंसर 30% आ गया। इसका मतलब यही है कि जो कीमतें 100 थी वो 130 पे चली गई, और चली भी गई है ना, नजर तो आ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में एक चीज और आती है जो समझनी है कि एट टाइम्स ये होता है कि आपको ये जो कुछ चीजों में 30% इन्फ्लेशन भी कुछ नहीं कह रही होती, और कुछ चीजों में अगर आपकी सिर्फ 5% भी इन्फ्लेशन होती है तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही होती है। मतलब ओवरऑल मैं इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल तो नजर आ गया जी इतनी है, लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि कुछ चीजें जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि क्योंकि ऐसे भी इन्फ्लेशन निकाली जाती है, वो चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जिनकी लोगों को जरूरत होती ही है, सर्वाइवल ही नहीं है, जरा उनकी तो निकालें कितनी आ रही है, इजाफा हो रहा है। ऐसे भी करते हैं। तो अब होता ही है कि अगर तो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे मैं अगर आपको कहता हूं कि क्या ले लें, राइस ले लेते, ठीक है, या पल्सेस ले लेते हैं। अब गरीब आदमी तो यही खाता है ना, दालें ही खाता है। तो अब वो 5% इजाफा हो रहा है, तो उसको तकलीफ हो रही है। और एक जगह पे सेल फोन है, उसमें इजाफा इजाफा हो गया 20%।
तो जो चावल महंगे हो गए, दालें महंगी हो गई, उसमें लोग चीखे मार रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेल फोन महंगा हो गया, कोई पूछ ही नहीं रहा। या गाड़ियां महंगी हो गई, कोई पूछ ही नहीं रहा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा जो है वो उन चीजों के लिए है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, और आपकी इनकम का ज्यादा हिस्सा भी खर्च हो रहा है। आपके सर वो कैसे खर्च हो रहा है? सेल फोन तो बहुत महंगा होता है, चावल से, आटे से, चीनी से। भाई वो आपने दिन रात इस्तेमाल करना है, तो वो आप तो पता नहीं कितने लाखों रुपए का, आप करोड़ों रुपए का खा जाते हैं ये चीजें, क्योंकि दिन रात खानी है। सेल फोन लिया नहीं लिया, एक दफा ले लिया, पड़ा रहा, गाड़ी भी इस तरह ही कर लिया आपने, तो उस पे फील नहीं हो रहा, वैसे भी वो लग्जरी में आ रहा है ना, अवॉइड भी किया जा सकता। तो जिन पे आपने खर्च करना ही करना है, तो इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन तो उसी पे लगेगा। अगर कोई लग्जरी है, खरीद सकते हैं तो खरीदेंगे, नहीं खरीद सकते तो नहीं खरीदेंगे, तो उस पे आपका इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी है तो वो तो खरीदेगा, लेकिन उसकी इनकम भी बहुत ज्यादा होगी। खैर, तो उसमें क्या है जी, अगर मोर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड आप कर रहे हैं किसी चीज पे, और उसकी थोड़ी सी भी कीमत बढ़ती है, तो वो ज्यादा फील होती है। और एक चीज जिसपे आप ज्यादा खर्च ही नहीं कर रहे, आप अवॉइड कर सकते हैं, लग्जरी है, तो वो ज्यादा भी बढ़ेगी तो आपको फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप उसको अवॉइड कर देंगे सीधी तरह। तो इस ये तो इसको कंसिडर करने के लिए वेट का सहारा लिया जाता है। अब वेट का सहारा ये है कि आपको अगर आपकी इनकम में से जो राइस है वो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वेट क्या होता है। वेट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आप दे रहे हैं, जो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। अच्छा, हम देख ही लेते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं कि आप एक आइटम पे, एक आइटम है जिसपे 6 टाइम ज्यादा खर्च कर रहे हैं अपनी इनकम का, कंपेयर टू बी आइटम। तो जब आप वेट देंगे बी को, तो वो सिक्स, ए को तो 6 टाइम ज्यादा होगा। कि अगर बी को आपने 5 वेट दिए, तो ए को वेट 30 देंगे। क्यों? 5 into 6, क्योंकि इंपॉर्टेंस ए की 6 टाइम ज्यादा है, या उस पर इनकम का ज्यादा ऐसा खर्च हो रहा है आपका, 6 टाइम ज्यादा, अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो आपने वेट उसका 30 निकाल दिया। अब इससे फायदा ये हो रहा है कि वेट को प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है, वेट इनटू प्राइस। तो उससे फिर सही पता चल जाता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर 5% बताया ना, लेट से 5% ही है ये, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, पूछेंगे नहीं। तो वेट आपने 30 दे दिया, तो भाई ये तो 150 निकला है। तो अब पता चल रहा है ना कि लोग क्यों चीखे मार रहे हैं। दूसरा जो था सेलफोन, उसमें भी वेट था इनटू प्राइस, तो सेलफोन में इजाफा हुआ था 20%, वेट उसका 5 है, तो उसका तो बना सिर्फ 100%। तो इसलिए उस पे लोग शोर नहीं। तो इस तरह से वेट के थ्रू आप एक्यूरेटली बता सकते हैं कि किन चीजों की प्राइसेस कम करने की जरूरत है आपको, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो ये इसलिए वेट भी रखा जाता है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो जरूर पूछ लें। नहीं क्वेश्चन कोई? नो सर। चलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आगे ये थोड़ा ना, ये हम पोर्शन पढ़ रहे हैं business का, थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो है ना, उनके लिए जरा ये आसान है। कॉजेज की बात करते हैं इन्फ्लेशन की। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इन्फ्लेशन की बहुत सी कॉजेज होती हैं। तो एक जो है वो उसमें डिमांड होती है। डिमांड कौन सी वाली? एग्रीगेट डिमांड, वो लिखा भी हुआ है। डिमांड ज्यादा हो गई, चीजें अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज हो गई उनकी, तो कीमतें तो बढ़नी है। ये तो आसान सी बात है ना, इसमें तो कैसी चीज नहीं है। अच्छा, कॉस्ट पुश का मतलब है कि यहाँ तो डिमांड जब बढ़ी है, तो उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है मार्केट में चीजों की। तो शॉर्टेज होने से फिर कीमतें बढ़ती हैं। मार्केट मैकेनिज्म भी यही कहता है। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो आपकी इन्फ्लेशन तो हो जाएगी ना, फिर सारी बात। अच्छा, इसी तरह कॉस्ट पुश को ले लें तो इसमें क्या हो रहा है? कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ने की बहुत सी वजूहत है। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया किस पे? रॉ मटेरियल पे ना, कॉस्ट की बात होगी। ठीक है, या आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल बाहर से बाय करते थे, तो आपका एक्सचेंज रेट गिर गया, तो अब आपको इंपोर्टेड आइटम, जैसे डॉलर महंगा हो गया, तो हमें बाहर से चीजें महंगी पड़ेंगी, तब भी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो जब कॉस्ट ज्यादा होगी, तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस को बढ़ा देगा, ताकि वो उसी प्रॉफिट को मेंटेन कर सके जो उसको पहले हो रहा। तो इससे भी
आपकी इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो ये दो बड़े मेन कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के। अच्छा, अब जल्दी देख लें कि गवर्नमेंट ने लो इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव क्यों रखा होता है, जल्दी से इसको देखते हैं। पहले हमने बात की भी इस पे। आप कॉस्ट आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं कंज्यूमर पे, मतलब ये, अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट की वजह से हो रही है, यानी कि ये जो लो इन्फ्लेशन है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लेकिन है लो, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या करता है, अभी बात की, वो अपनी प्राइस बढ़ा देता है ना कॉस्ट कवर करने के लिए। लेकिन कॉस्ट इतनी थोड़ी सी बढ़ रही है कि आप प्राइस बढ़ाएंगे भी तो कंज्यूमर के लिए वो स्टिल अफोर्डेबल रहेगी। क्योंकि लो इन्फ्लेशन जब होती है ना, तो जैसे हमने बात की कि वो 0 से 5% के दरम्यान हो रही है, तो एक एवरेज बंदे की जो इनकम है वो साल में 10% तो बढ़ जाती है। 10% के अराउंड कर लो चलिए, तो ठीक है, फिर उसको क्या फर्क पड़ रहा है, वो फिर भी ले सकता है। तो एक तो ये आसान हो गया लो इन्फ्लेशन में कि बिजनेसेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉफिट भी मेंटेन करेंगे, सेल्स भी नहीं गिरेगी और कंज्यूमर्स भी लॉयल ही रहेंगे। अच्छा, फिर वैल्यू ऑफ डेट फॉल्स। आपने इन्फ्लेशन में आपने किसी बंदे से उधार लिया 100 रुपए का, तो अब आपने वापस करना है 100 रुपए, लेकिन कीमतें तो बढ़ रही हैं। तो अभी 100 रुपए से लेट से मैं कहता हूं कि आप कोई दो गुड्स खरीद सकते थे, एज्यूम कर। जब वो पैसे वापस करने की बारी आई, 100 रुपया तो कर तो दिया, लेकिन अब चूंकि लो इन्फ्लेशन चल तो रही है, अब उससे दो गुड्स नहीं आती, उससे आती हैं 1.5 गुड्स। इसका मतलब है कहने को तो आप 100 रुपये ही वापस कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो रियल वैल्यू है, यहाँ वैल्यू से मुराद है रियल वैल्यू, जो आपका कर्जा था वो अब आपके लिए देना आसान है वापस। पहले पैसे की वर्थ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। लो इन्फ्लेशन में मैंने कम वो डिफरेंस रखा है, लेकिन आप ये ले लो कि 50 साल पहले 5 रुपए अगर आपने किसी से उधार लिया था और वो आज की डेट में वापस कर रहे हो, तो आपको टेंशन है कोई? कोई टेंशन ही नहीं। 5 रुपए तो फकीर नहीं लेता, आप आराम से दे देंगे। क्यों? क्योंकि दे लिए भी 5 से, दे भी 5 रहे हैं, लेकिन उस 5 रुपए की परचेजिंग पावर आज की डेट में कुछ है ही नहीं, यानी कि उसकी रियल वैल्यू है ही नहीं। तो इन्फ्लेशन में अगर लो इन्फ्लेशन चल रही है तो आप कर्जा भी लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा रियल टर्म्स में। लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है, इसीलिए जब इन्फ्लेशन होती है तो इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा दिया जाता है, वरना जो कर्जा दे रहा है उसको नुकसान हो जाएगा। सोचो ना, अब ये 5 रुपए की बात जो मैंने की है, कि मैंने 5 रुपए किसी को कर्जा दिया, उस वक्त 5 रुपए की बड़ी वर्थ थी, पूरा महीना गुजर जाता था 5 रुपए में। अब 5 रुपए मुझे वापस मिले तो मैं किस काम का? मुझे तो नुकसान हो गया। बेहतर था उस 5 रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर देता उस जमाने में, तो फायदा हो जाता। तो एक को नुकसान भी हो रहा है, तो फिर आप इसमें फिर ना इंटरेस्ट रेट भी आ जाता है। बहरहाल अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे थे कि लो इन्फ्लेशन का फायदा क्या हो रहा है। अगर इंटरेस्ट भी आ जाएगा तो इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। तो आसान तो हम ये ले लो कि हम बोलते भी हैं जी इंटरेस्ट या सूद हराम है। बहरहाल थोड़ी रिलीजियस बात होगी, लेकिन समझने की जरूरत है ना कि सूद की बात हम कर रहे हैं तो सूद हराम क्यों है? एक्चुअली सूद तो हराम है ही नहीं, क्योंकि कुरान में तो रिबा का वर्ड है ना। तो इसका मतलब है आपने ये देखना है क्या उससे एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, किसी बंदे का इस्तेहसाल हो रहा है, तो फिर तो समझ आती है जो मकसद है। हम मकसद को तो देखते नहीं, बस बोल देते हैं। तो भाई अगर इन्फ्लेशन हो रही है और आप किसी बैंक से कर्जा ले रहे हैं, तो बैंक कह रहा है ठीक है ठीक है, उतने ही पैसे दें, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, वो तो डूब जाएगा बैंक। बहरहाल ये जो मौलवी हजरात हैं उनको इतना काम, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है या समझ होती है, या रियल वैल्यू क्या होती है उन्हें क्या पता। खैर, तो फिर वैल्यू ऑफ एसेट राइजेस, ये भी है। आपने एक एसेट खरीद लिया तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ना फिर, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हो रही है, लो इन्फ्लेशन सही, तो चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो आपकी जो आपने एसेट खरीदा हुआ है वो भी चीज ही है। गाड़ी को ले लो। अब गाड़ियां, आपने गाड़ी को ली थी पहले, अब गाड़ी महंगी हुई, यानी कि आपने जितने की खरीदी थी, आपने उसको 2 4 साल इस्तेमाल कर लिया है, फिर भी पहले से महंगी बेच रहे हो। ऐसे ही होता है। तो ये एक फायदा है। तो बिजनेस ज्यादा साउंड होगा फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे, क्योंकि अब उसकी, उसने एसेट कोई नहीं खरीदा। लेकिन जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, वो क्या होती है जिसमें आप किसी भी बिजनेस की नेट वर्थ को दिखाते हैं। ये इन बच्चों की नहीं काउंटिंग, उनकी बात ही कर रहा हूं मैं। नेट वर्थ,
और वो आती है कि बिजनेस की जिम्मेदारियां कितनी है, यानी कि बिजनेस ने लायबिलिटी कितनी पे करनी है, और बिजनेस के पास जो है वो एसेट्स जो है ना वो कितने मौजूद हैं, एसेट्स यानी कि बिजनेस ओन कितनी चीजें कर रहा है। बहरहाल तो ये तो आपके बैठे बिठाए ही आपकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन हो रही है और आपने एसेट्स खरीदे हुए हैं, तो वो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी नेटवर्थ बढ़ गई, और बिजनेस आपको फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल नजर आएगा। अच्छा, ग्रेटर प्रॉफिट मार्जिन गुड्स आपने, अब ये क्यों, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट, अब ये देखो जरा, प्रॉफिट मार्जिन एक रेशो होती है ना, प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू, ये हम A2 में पढ़ेंगे ये रेशो भी, लेकिन मैं पहले ही दिखा रहा हूँ, ये एक रेशो है, प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू इनटू 100। तो अब आपने क्या किया कि चीजें खरीदी जब इन्फ्लेशन स्टार्ट में पहले ली, तो वो आपको सस्ती पड़ गई, और जब बेची तो महंगी बेच रहे हैं, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। यानी कि एक चीज जो आपने 100 रुपए की खरीदी थी, वो आप 105 रुपए की भी बेच सकते थे, लेकिन जो इन्फ्लेशन की वजह से करंट मार्केट प्राइस 120 पे चली गई कुछ टाइम के बाद। तो ऑफ कोर्स अब क्या हो रहा है कि आपकी जो कॉस्ट है वो तो बढ़ी नहीं, लेकिन रेवेन्यू बढ़ गया। कंपैरिजन ऐसे ही होगा ना, आपने एक चीज 100 की खरीदी थी, अब वो 120 की है, तो इसका मतलब है कि आपको तो आपका प्रॉफिट पहले से ज्यादा निकलेगा, यानी कि आपका अगर रेवेन्यू जो है वो, आपने पहले फर्ज में 100 की चीज ली थी, या अगर हम यहाँ ये ले लेते हैं 100 रुपए की, उस वक्त उसकी मार्केट प्राइस थी, आपने लेके रख ली, लेकिन वो आप बेच रहे हैं 120 की, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो उतनी की उतनी, यानी कि जब आपने 100 रुपए की ली थी उस वक्त भी कॉस्ट उतनी थी। कितनी कॉस्ट थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो थी 80। तो अब भी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, रेवेन्यू 120 पे चला गया है, तो आपकी कॉस्ट तो 80 है, क्योंकि आपने पहले से खरीद के रखा हुआ है। अगर आपने पहले से ना खरीदा होता तो फिर तो वो भी बढ़नी थी। तो आपका जो प्रॉफिट है वो पहले कितना आ रहा था, अगर आप गौर करें, पहले ये 100 और 80, यहाँ पे 20 आ रहा था, और यहाँ पे 40 पे चला गया आपका जो प्रॉफिट है। और अगर हम इसको, तो कॉस्ट आपकी वही थी, तो अब क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट में इजाफा नहीं हुआ। क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कब बढ़ता है, जब आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं या कम करने में कामयाब होते हैं। तो आपने कम कर ली या कंट्रोल कर ली, क्योंकि आपका रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन कॉस्ट बढ़ी नहीं, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है जब आंसर निकालेंगे तो वो भी पहले से हमें ज्यादा नजर आएगा। अच्छा, इसी तरह जी कोई इसमें सवाल है? अच्छा, पहले ड्रॉबैक्स भी देखें, बल्कि ड्रॉबैक्स अभी नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप मुझे बता दें, वैसे ही सवाल पूछना है कोई? नो सर। नहीं पूछना? अच्छा जी, चले, ठीक हो गया।